नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज जो आप चेहरा देख रहे हैं वो है भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री अशोक सैनी का। और आज दोस्तों इनसे जानेंगे, इनसे विशेष साक्षात्कार आज करेंगे और सारे उन मुद्दों के ऊपर जानेंगे जिन मुद्दों के ऊपर पब्लिक जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये चेहरा वो चेहरा है जिन्होंने मोदी जी की तरह चाय भी बेची है और उन्होंने अपने 1990 के दशक से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लेकिन हाल ही में जब वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के बाद में मूल भाजपा में आए तो वो बहुत ही कम समय में एक स्मार्ट नेता के रूप में प्रदेश में जो है उन्होंने नाम कमाया। स्मार्ट नेता मैं इसलिए भी कहूँगा, वैसे भी स्मार्ट है लेकिन पॉलिटिकली स्मार्ट। दोस्तों, बहुत कम समय में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए सर्वप्रथम अशोक सैनी को हम साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं साफ संदेश भारत की तरफ से। तो अशोक जी, बहुत बहुत बधाई हो आपके सफल राजनीतिक जीवन पर। धन्यवाद अनिल जी। तो सबसे पहला शुरुआत, क्योंकि प्रदेश से शुरुआत हुई है तो मैं प्रदेश से ही करना चाहूँगा। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार एक प्रकार से बहुत आरोपों से घिरी हुई है और भाजपा उन पर प्रहार भी कर रही है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया एक बहुत कमज़ोर नेतृत्व के रूप में भी उभर कर सामने आई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है वो पहले ही दिन से पूर्ण रूप से विफल हो गई थी और गलती से जनादेश थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का कम रहा, 1.5 लाख मतों का ही फ़र्क रहा और कांग्रेस ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई। तो पहले दिन से ही ये सरकार अनस्टेबल सरकार है, आपसी झगड़ों की सरकार है और नेतृत्व विहीन ये सरकार है। आज इनके मंत्री, स्वयं के मंत्री जैसे मर्जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की उन पे किसी भी प्रकार की पकड़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार चल नहीं रही है, अपने आप में जैसे रेंग रही है और पूरा राजस्थान आज तरस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि भी कब इलेक्शन हो और कब कांग्रेस को राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाए। जहाँ तक वसुंधरा राजे की बात है, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सम्मानीय नेता है और उनके नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थी तब निश्चित रूप से बड़े काम हुए थे। तो वसुंधरा जी का कमज़ोर कहना तो बिल्कुल मैं यूँ कहूँगा कि ये अपने आप में एक बड़ा गलत शब्द होगा उनके लिए। वो एक मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी की। क्या शीर्ष नेतृत्व उनको नकार रहा है? क्योंकि माउंट आबू में जो 3 दिवसीय शिविर हुआ था, पीछे नड्डा जी उसमें मौजूद थे लेकिन राज्य नदारद रही। देखिए, वो प्रशिक्षण शिविर था हमारा और उनकी कहीं ड्यूटी और लगी हुई थी। ये मीडिया और जो अज्ञानता वाली जो बातें कुछ लोग करते हैं, ये उनकी मन घड़त बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, कौन नेता किस बैठक में शामिल होगा। वो आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके कई प्रदेशों में काम भी रहते हैं पार्टी के। हालांकि उससे कुछ दिन पहले जब कोटा में बैठक हुई थी तब वसुंधरा जी पूर्ण रूप से वहाँ मौजूद थी। जब नड्डा जी सूरतगढ़ गंगानगर के प्रवास पे थे तब वसुंधरा जी साथ थी। तो कोई ज़रूरी नहीं हर नेता हर बैठक के अंदर रहे। चलो, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। एक सवाल मैं और प्रदेश से जुड़ी राजनीति से करना चाहूँगा। क्या आप ईमानदारी से ये मानेंगे कि प्रदेश भाजपा में खेमाबंदी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी खेमाबंदी नहीं होती। मैं पहले भी कहा, पहले प्रश्न के उत्तर में भी, ये मीडिया की और जो नासमझ लोग हैं ये उनकी मनगढ़ंत या हमारे यूँ कहूँ हमारे जो विरोधी लोग हैं वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। आपने देखा हो, एक नहीं सैकड़ों मंचों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत एकजुटता का परिचय देते हुए काम किया। आज हम प्रदेश के अंदर एक शानदार विपक्ष की भूमिका में हैं। आप देखना 2023 का चुनाव हम एकजुटता के साथ लड़ेंगे और मोदी जी का जो नेतृत्व है वो भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका सर्वमान्य और उनके मान्यता प्राप्त वो नेतृत्व है, उनको दुनिया ने दिया है। अच्छा, एक राहुल गांधी जब ये सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था मात्र 10 दिन में, और गिनती भी गिनी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में पूरे राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ़ होगा। तो आप अभी तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ और किसान त्रस्त है, तो इसको आप क्या समझते हैं और ये कर्ज माफ़ करने वाली नीति से आप क्या समझते हैं? देखिए, कांग्रेस की कल्चर
और कांग्रेस का जो काम करने का जो तरीका है वो पिछले 70 साल में झूठ और फरेब और झूठे वादों के आधार पे ही रहा है। राजस्थान के भोले भाले किसान और राजस्थान के मासूम युवा नौजवानों को उन्होंने बरगला करके झूठे वादे करके और सत्ता के ऊपर वो काबिज हुए। तो मैं समझता हूँ कि ना तो उन्होंने किसानों का कोई कर्जा माफ़ किया और ना ही उन्होंने युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का काम किया। केवल यही नहीं, इससे पहले भी 3 पीढ़ियों से ये गांधी नेहरू परिवार जो गरीबी मिटाओ का नारा लगाते आ रहे हैं, केवल झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त करना और प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करना इनका मुख्य काम है। मगर मैं समझता हूँ अब वो दिन लद गए हैं, जनता देश की शिक्षित हो चुकी है, आने वाले समय के अंदर इनको जनता जवाब देगी। तो कर्ज ये माफ़ी वाली ये जो नीतियाँ हैं, इसको आप क्या समझते हैं, होना चाहिए? देखिए, कर्ज माफ़ी जहाँ आवश्यकता हो वह होनी भी चाहिए, लेकिन इसका एक प्रक्रिया एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जो वास्तविकता में जिनका फसलों में नुकसान हुआ है उनका अच्छे से सर्वे हो, और ऐसे जो रियलिटी के अंदर जो किसान लाचार हो, मजबूर हो और जिनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसे किसानों का चयन होकर के उनका कर्ज माफ़ भी होना चाहिए। और जो सक्षम किसान हैं उनका भी चयन होकर के उनको भी सही तरीके की जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिले, लेकिन जो सक्षम लोग हैं उनको इस दायरे से अलग रख करके काम करना चाहिए। 2013 में जब वसुंधरा राजे आई तो उन्होंने भी 50,000 रुपये किसानों के कर्ज माफ़ किए थे, तो आप उसको ठीक ही मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी झूठे वादे नहीं किए। यहाँ पहले सबसे पहले भैरव सिंह जी ने अंत्योदय योजना का काम प्रारंभ किया था, अंत्योदय की बात कही थी। अंत्योदय का मतलब है कि देश के अंदर अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, जिसको विकास जिसके पास पहुंचना चाहिए उसको लाभ मिले। आज मोदी जी के नेतृत्व में भी हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रही है। इसका बड़ा उदाहरण द्रौपदी मुर्मू जी भी है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को देश का प्रथम नागरिक बना करके उस वर्ग को एक ऊंचाइयां देने का काम किया है, उसको सम्मान देने का काम किया है। और जहाँ तक वसुंधरा जी ने जो कर्ज माफ़ किया था वो छोटे किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ़ किया था, लगभग 9,000 करोड़ रुपया उन्होंने। हालांकि हमने किसी प्रकार की घोषणा नहीं करी थी, क्योंकि ज़रूरतमंद किसानों का उस समय भी चयन हुआ जो वास्तविकता में जो हकदार थे, और उन सब किसानों का वाकईदा बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उनके किसानों का 50,000 का कर्जा माफ़ हुआ था। इसके अलावा भी किसानों के हितों को देखते हुए जो स्टेट हाईवे है उनके टोल भी माफ़ किए थे, क्योंकि स्टेट हाईवे के ऊपर ज़्यादातर प्रदेश के किसान वर्ग ही चलता है, तो उनकी जो प्राइवेट व्हीकल है उन पे टोल नहीं लगे। मगर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने आते ही वो भी व्यवस्था बंद कर दी। बहुत शानदार। अच्छा अशोक जी, एक प्रदेश से जुड़ा ही सवाल और मेरे जहन में आया है। जैसे अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में सभी 200 विधायकों को आईफोन दिए हैं, 1.5 लाख रुपए के मोबाइल बांटे। क्या विधायकों को आवश्यकता है इस प्रकार के मोबाइल की? जैसे वसुंधरा राजे की स्कीम थी, 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपए के फोन दिए थे, वो और इस योजना को आप कैसे मानते हैं? देखिए, वो जो वसुंधरा जी के शासन में जो हुआ था वो आर्थिक सुधार और डिजिटल की जो दुनिया है, जो डिजिटल भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, वो उसके अंदर एक मजबूत कदम था कि जो ज़रूरतमंद जो युवा है, महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाओं को वो उस समय वो दिए थे कि महिला इससे जुड़े, वो कनेक्टिविटी से जुड़े, आज की दुनिया को समझे। इसलिए वो स्कीम प्रदेश के उत्थान के लिए थी, टेक्नोलॉजी को जानने के लिए थी। मगर मैं समझता हूँ कि विधायक तो अपने आप में सक्षम है, सरकार उनको पूरा पैसा देती है, हर तरीके से सुख सुविधाएं देती है। जो गलत है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे मोबाइल लौटा भी दिए थे। अच्छा, एक ये स्टेट से जुड़ा हुआ सवाल है अशोक जी। 7 लाख FIR दर्ज हुई है राजस्थान में, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। आप वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तुलना अशोक गहलोत के कानून के इस राज में कैसे करेंगे? देखिए, तुलना मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं देख ही रहे हैं, मीडिया है, मीडिया जगत से आप जुड़े हुए हैं, आप इस क्षेत्र के अंदर आपका भी बड़ा नाम है।
कि वसुंधरा राजे जी के समय के अंदर क्राइम रिकॉर्ड को हम बहुत नीचे तक लेकर के गए। बहुत प्रयास हमारी सरकार ने और उस समय के हमारे गृह मंत्री जी ने किया, और सरकार पे किसी भी प्रकार का आरोप नहीं था, या तो आपराधिक घटनाएं होती नहीं थी, अगर होती थी तो उन पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाइयाँ होती थी। मगर आज ये सरकार एक तरीके से अपने विधायकों को खुली छूट दे रखी है। आप क्राइम की बात करें, इनके विधायक कई मामलों के अंदर खुद संलिप्त पाए गए हैं। बलात्कार जैसी घटनाओं में इनके विधायकों के पुत्र पाए गए हैं, और न जाने कितने क्राइमों के अंदर कितने बड़बोले बोल, भड़काऊ बोल इनके नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा, पुणे में ये कहूँगा, ये सरकार अनस्टेबल सरकार है। उसी का कारण है कि आज प्रशासन पे इनकी पकड़ नहीं है, और जिस प्रकार से पुलिस का नारा है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, आज इससे बिल्कुल उल्टा हो गया है। आम जन में भय है और अपराधियों के विश्वास वाली सरकार है। अच्छा, एक राज्य से जुड़ा हुआ टेक्निकल सवाल अशोक जी मैं पूछूंगा। 4 वर्ष में अशोक गहलोत की सरकार ने 2730 घोषणाएं की है और 1136 घोषणाएं धरातल पर लागू की गई है, मात्र 40% ही काम। तो क्या वसुंधरा राजे या भाजपा भी इसी प्रकार काम करती थी? क्योंकि यहाँ विपक्ष की भूमिकाएं नहीं देखी जा रही है और उनको एक प्रकार से उनका कार्यकाल जो किस कदर गर्त में जा रहा है वो याद नहीं दिलाया जा रहा है। तो क्या दोनों ही पार्टियां एक ही चट्टे बट्टे की थैली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र लागू किया वो कोई अंडरग्राउंड तो है नहीं, वो ना को गोपनीय है, वो जनता के सामने है। आप उसको गूगल पे भी सर्च कर लेवे, और पहले हमारा 10 साल का शासन जो हमने वादे किए 100% उन वादों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज मोदी जी लगभग 8 वर्ष से ज़्यादा हो गए, जो हमने कहा वो लगभग सारे की सारे बातें आज हमने पूरी करने की दिशा में काम कर दिया है, और बाकी जगह काम प्रोसेस के ऊपर है। मगर कांग्रेस सरकार के जो मैनिफेस्टो आपने 40% का, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10-15% से ऊपर इनके काम पूरे नहीं हो रहे। ये घोषणाएं बिल्कुल थोथी घोषणाएं हैं। नहीं, मैं आपको तो एक जानकारी दुरुस्त कर दूं। पीडब्ल्यूडी में 14% मात्र काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है। पीएचईडी में 40%, लेकिन जल संसाधन जो क्षेत्र है उनका मात्र 20% काम हुआ है पूरे राजस्थान में 4 साल में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, ये केवल बहुत ही थोड़े सांकेतिक काम हुए। इतना प्रदेश का रूटीन वर्क जो है वो होना ही होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। सरकार के एफर्ट्स उन्हें कहते हैं जब आप 80, 90, 100% तक पहुंचते हैं। 10, 20, 30% तो कोई सामान्य कोई सरकार नहीं भी हो, तभी ये रूटीन प्रक्रिया है। हल्का फुल्का सड़कों का काम है, हेल्थ का काम है, पीडब्ल्यूडी का या जल संसाधन के काम है। ये सारे काम जो है ये रूटीन वर्क वाले जो काम है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार पूर्ण रूप से विफल सरकार। तो भाजपा यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल क्यों हो रही है? अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में मात्र राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में बोलते हुए नजर आते हैं, ना वसुंधरा राजे और ना सतीश पूनिया। तो फिर कैसे विपक्ष की भूमिका निभा रही है भाजपा? देखिए, वसुंधरा जी, सतीश पूनिया जी इसलिए कम दिखेंगे आपको। हालांकि सतीश पूनिया जी तो बहुत ज़्यादा जो विषय उनके आते हैं बोलते हैं, पर पार्टी की एक व्यवस्था होती है नेता प्रतिपक्ष के नाते। हमारी पार्टी ने वहाँ आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी को नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाए हुए, और आप हर मुद्दे के ऊपर आप उन दोनों नेताओं को बोलते हुए देखेंगे। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ की बात आई है तो चूरू जिले की मैं बात कर लेता हूँ। राजेंद्र राठौड़ ने एक अपनी फेसबुक पेज से एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था। बड़ा मतलब सहज वो वीडियो था, असहज वीडियो था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने 6 ज्ञापन दे दिए जिला कलेक्टर को और चूरू सबसे गंदा शहर है और चूरू की दुर्दशा कम नहीं हो रही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी विडंबना थी। वो जन सेवक के रूप में चूरू की पिछले 30-32 वर्षों से वो सेवा कर रहे हैं। उनकी पीड़ा थी, क्योंकि उन्होंने जो विकास के काम आज चूरू में प्रारंभ कर दिए, और वो सारे के सारे काम एज इट इज़ रोक दिए गए। चाहे वो पैसे का अभाव था या सरकार की निष्क्रियता थी या उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर थी। और आज प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स इतना यूँ कहूँगा कि भी अपने आप में इतना कमज़ोर हो रहा है
कि ना तो वो सरकार के कंट्रोल में है और ना ही वो कोई सिस्टम के कंट्रोल में है। तो माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए चूरू के विकास के लिए उन्होंने प्रयास किया। 6 बार उन्होंने ज्ञापन दिए, मगर प्रशासन उनकी बातों का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल्यूर की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा अशोक जी, अब लोकल यहाँ क्षेत्र के मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि यहाँ के आप निवासी भी हैं बादरा आसपास क्षेत्रों के। तो बादरा में जिस प्रकार से पूर्व भाजपा विधायक रहे हैं संजीव बेनीवाल 2013 से 18 तक, वर्तमान में बलवान पूनिया है। संजीव बेनीवाल ने विधानसभा में 5 वर्ष के दौरान 462 क्वेश्चन उठाए थे क्षेत्र की समस्याओं के, और 7-70 में बलवान पूनिया ने उतने ही 70 में मात्र 302 क्वेश्चन उठाए हैं। इनके कंपैरिजन में और वर्तमान में इनके राज को आपने संजीव जी के राज को भी देखा है, आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, किसके कार्यकाल को बढ़िया मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जब था 13 से 18 के बीच में, आज से कहीं बेहतर वो शासन था। और जहाँ तक भादरा की बात है तो विकास की एक गंगा बही थी उस समय। बलवान पूनिया जी किसानों के संघर्ष से उपजे नेता है। उन्होंने जीवन भर ये कहा कि भाई किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि क्षेत्र की जनता ने किसान हितों को ध्यान में रखते हुए उनको विधायक चुना, मगर किसानों को लेकर के एक भी समस्या का हल इस क्षेत्र में नहीं हुआ। आज भी मंडियों में बारदाने की समस्याएं मौजूद रहती है। किसानों के फसलों के बीमे का अगर आंकलन किया जाए तो हमारे कार्यकाल में बहुत ज़्यादा किसानों के बीमे आए थे। आज उनके बलवान पूनिया के नेतृत्व में किसान भी लाचार खड़ा है। 14 गांवों की जहां तक उन्होंने बात करी की घोषणा को, हाँ, लेकिन आज तक वो 14 गांव उसी पानी से उनसे वंचित हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र जो कि किसानों का क्षेत्र माना जाता है, पूर्ण रूप से किसान वहाँ निवास करते हैं। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे गौरव पथ योजना के माध्यम से हर पंचायत मुख्यालय पे 1 किलोमीटर की सीसी सड़क बनाने का काम किसानों के विकास के लिए हमारी सरकार ने करे। उन सारे कामों को इस सरकार ने बंद करने का काम किया। और केवल भादरा की मैं अगर बात करूं तो 65 करोड़ रुपए माननीय संजीव बेनीवाल जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देख रेख में 50-50 हज़ार ज़रूरतमंद किसानों को दिया गया। आज 1 रुपया भी किसानों को नहीं मिला। और किसानों के लिए जो मैंने पहले बात करी, जो स्टेट हाईवे के जो टोल माफ़ी का काम हमने किया, बलवान पूनिया जी की सरकार आने के बाद में, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उनको भी बंद करने का काम किया। दूसरा दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस के विरोध स्वरूप जो लोग कांग्रेस को वोट देते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, उन मतदाताओं ने बलवान पूनिया पे भरोसा करके उनको वोट दे करके यहाँ का एमएलए बनाया। मगर दुर्भाग्य है कि जिन अशोक गहलोत जी को जीवन भर वो गालियाँ निकालते थे, आज उन्हीं की गोद में बैठ करके उनकी सरकार बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि लंबे समय से तो आपका दोनों का अच्छा तालमेल दिखाई दिया था, संजीव बेनीवाल और आपका, अब पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर गुट भाजपा के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आपके ही कुछ खास चहेते कार्यकर्ता, मैं नाम लूँगा 1-2 कार्यकर्ताओं का, जिसमें रवि बंसल भी शामिल है, और फेसबुक में जिस प्रकार से संजीव बेनीवाल को भला बुरा कहा जा रहा है, इससे लगता है कि आपकी दूरियाँ बढ़ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, संजीव बेनीवाल जी का अपना काम है, मेरा अपना काम है। जहाँ तक हमारे विचारों की बात है, हम दोनों बड़े छोटे भाई की तरह हैं। जहाँ जिन मुद्दों पे हमारा डिस्कशन होना होता है पार्टी हित के अंदर, हम लोग बैठ करके चर्चा करते हैं। चूँकि उनका कार्यक्षेत्र भादरा है, मेरा कार्यक्षेत्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे पार्टी ने मुझे अलग अलग काम दे रखा है, तो इसलिए आप साथ में बैठा हुआ हमें कम देखते हैं। यहाँ के काम, पार्टी के काम उनके नेतृत्व में चलते हैं। जहाँ तक रवि बंसल का और बाकी कार्यकर्ताओं का सवाल है, आप देखेंगे पार्टी की बैठकों में सारे कार्यकर्ता इकट्ठे नजर आएंगे। आज जो गौ माता हत्या का जो प्रकरण है,
चिड़िया गांधी और गांधी गांव में चल रहा है, वहाँ स्थानीय स्तर के कुछ मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा वहाँ की कोई वैचारिक बात आपस की, क्योंकि संजीव बेनीवाल जी भी वहीं के हैं, रवि बंसल जी भी वहीं के हैं, और वहाँ के आम लोगों का भी वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। उन बातों को लेकर के कुछ असहमति हो सकती है, मगर वो पार्टी प्लेटफॉर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। अच्छा अशोक जी, क्योंकि आप लोकल हैं और हर नेता की इच्छा होती है कि वो विधायक या सांसद बने, तो क्या कभी आपके ये दिमाग में टीस नहीं आती, या कभी इस प्रकार के विचार भी आते हैं कि क्योंकि बादरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो जाट बहुल क्षेत्र है, तो कि मैं भी काश जाट वर्ग से होता, तो इस प्रकार की बातें दिमाग में आती है क्या? क्या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप किस जाति में, किस कुल में, किस वंश में पैदा होते हो, ये आपके वश में नहीं है। ये मैंने तो मांगा नहीं था कि भी मुझे किस जाति में पैदा करो। अब परमात्मा ने जिस जाति में, जिस कुल में मुझे पैदा किया है, वहाँ पैदा होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस बात के लिए भी गर्व करता हूँ कि मैं जिस माँ के कोख से पैदा हुआ वो भले ही किसी जाति की थी। तो जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को लड़वाती है, और विधायक सांसद हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। पार्टी जब आवश्यकता समझेगी तो पार्टी चुनाव भी लड़वाएगी, और जातिवाद पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जिस जाति का बाहुल्य वहाँ नहीं है, मगर पार्टी ने वहाँ उनको टिकटें भी दी है और वो कार्यकर्ता जीत करके भी वहाँ से आए हैं। बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट के भी हमारी पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम किया है। जहाँ तक मेरा विधायक और सांसद बनने की लालसा की बात है, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे रोम रोम के अंदर मेरी विचारधारा भरी हुई है। मैं विचारधारा के लिए काम करता हूँ। मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता है जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी के लिए बरसों काम किया है। समय आने पे पार्टी ने उनका ध्यान भी रखा है। बड़ा उदाहरण मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, आज वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सतीश पूनिया जी को पार्टी ने कभी चुनाव लड़वाया, कभी नहीं लड़वाया, आज वो पार्टी का, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। पहली बार के विधायक बने, इस बार बने हैं वो। लेकिन हमारी विचारधारा है, हम चुनाव के लिए काम नहीं करते, हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। फिर भी आप, अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी एक सीट चुनो और वहाँ से आपको टिकट देंगे, तो आपकी प्राथमिकता कहाँ? देखिए, पार्टी ने मुझे आज प्रदेश के अंदर बहुत जिम्मेदारियां दे रखी है, और राजस्थान भर में मेरे दौरे पर, मेरे प्रवास हुए हैं, मैंने काम किया है। तो आज ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां से पार्टी मुझे चुनाव लड़वा सकती है। जब पार्टी चाहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। चलो ठीक है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप बादरा के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो बादरा विधानसभा क्षेत्र में जाट बहुल क्षेत्र है, और सुखदेव सिंह शेखावत ने जो पिछला चुनाव लड़ा था, तो अच्छी खासी संभावना एक गैर जाट वर्ग के लिए भी दिखाई थी। तो क्या आप समझते हैं ऐसी संभावनाएं बादरा में है, मौजूद है? देखिए, हम 36 बिरादरी को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम जाटवाद या गैर जाटवाद की बातों पे विश्वास नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो। अगर पार्टी यहाँ किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़वाती है, अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। जरूर, ये आपका विश्वास है? जी। अच्छा, टिकट आप क्या समझते हैं वर्तमान में, आप बादरा में किसको आप नेता मानते हैं कि उसको टिकट मिलनी चाहिए? देखिए, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है। हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, और केंद्र की ओर से जब चुनाव आएंगे तो उस समय भी एक टीम बनेगी, प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी हमारे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में। तो वो सर्वे के आधार पे, संगठन के काम के आधार पे, वैचारिक आधार पे, जन भावना के आधार पे वो जिस कार्यकर्ता को भी तय करेंगे वो चुनाव लड़ेगा। वर्तमान में बादरा क्षेत्र में बड़ा एक संवेदनशीलता वाला काम नहीं हुआ, संवेदनहीनता वाला काम हुआ है, जो गो हत्या प्रकरण हुआ था चिड़िया गांधी में, उसके ऊपर अशोक आप क्या कहेंगे इस प्रकरण के ऊपर? देखिए अनिल जी, आपको ध्यान है कि मैं जब यहाँ स्थायी रूप से संगठन का काम यहाँ करता था, तब भी हमने 2009, 10, 11 के आसपास के गौ तस्करी का जब ये बड़ा अड्डा भादरा बन गया था, उस समय हमने लंबा संघर्ष उस समय हमने किया था। और गौ तस्करी के अंदर जो भी संलिप्त लोग थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के थे, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूँगा,
उन सबको हमने जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम किया। भादरा के सभी 36 बिरादरी के लोगों ने उस संघर्ष में हमारा साथ भी दिया और इससे पूरे तहसील के अंदर जागरूकता अभियान चला। रात्रि गश्त भी हमारे यहाँ के संगठनों के द्वारा की गई। जहाँ भी गायों की तस्करी की बातें आई वहाँ सभी लोगों ने सामूहिकता से कानून के दायरे में रह करके गौ माताओं को बचाने का काम किया। दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार पहले थी तब भी ये काम होते थे। आज यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ से वो तस्करी तो लगभग बंद हो गई, मगर बड़ा दुर्भाग्य है और एक घृणित कार्य मैं इसको कहूँगा कि हमारे ही नाक के नीचे हमारे गांव के अंदर वहाँ एक वर्ग विशेष के लोग गौ माता को काट करके बेचने का काम कर रहे हैं और सभी वर्गों के लोगों को उन्हें खिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करूँगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और ऐसे जो भी दोषी है इसके अंदर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलो, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हमने पूछने का तो यही मन बनाया था कि बड़ा भाजपा का नेता वहाँ कोई नहीं पहुँचा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे संजीव बेनीवाल और अशोक सैनी क्षेत्र के दो बड़े नेता हैं। ठीक है, उनके संजीव बेनीवाल के पुत्र भी पहुँचे थे और अशोक सैनी के तो वहाँ कार्यकर्ता भी है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं गए? देखिए, पूरा ये जो प्रकरण जो चल रहा है ये किसी पार्टी का नहीं है। हमारे सभी तरीके के लोगों की उम्मीद होती है। आपने सोशल मीडिया देखा होगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। सभी वर्ग इसमें लगे हुए हैं। ये साझा आंदोलन है। संजीव बेनीवाल जी के नेतृत्व में भी एक टीम ने ज्ञापन दिया है। मैंने भी जैसे ही FSL रिपोर्ट आई थी, हालांकि मेरे प्रदेश की जिम्मेदारियों में अलग से व्यस्त था, जैसे ही FSL की रिपोर्ट आई कि वो गौ माता का ही मांस था तो हमने एक बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया था। आपको ध्यान है किस प्रकार मेरे घर को पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था और मुझे लगभग 3-4 घंटे तक नज़रबंद रख कर के मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, कार्यक्रम स्थल पे भी मुझे नहीं जाने दिया। लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग मेरे घर पे आ गए और हमने जो प्रशासन की और कानून की जो दायरा है, उन्होंने एक धारा 144 भी यहाँ लगा रखी है, उस धारा का पालन करते हुए, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, 10 लोग जाकर के हमने माननीय SDM साहब के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। और आज हम लोग यहाँ गौ माता की आत्मिक शांति के लिए और समाज की एकजुटता के लिए आज बालाजी के मंदिर में हज़ारों लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करके भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए भी हनुमान जी से हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। और दूसरी बात कि वहाँ हमारे पार्टी के नेता नहीं गए, मैं समझता हूँ कि वहाँ ऐसा कोई कार्यकर्ता है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। संजीव बेनीवाल जी भी जहाँ तक उनकी आवश्यकता पड़ती है वो पहुँचते हैं और आज भी मैं यहाँ से पूरी टीम के साथ वहाँ जा रहा हूँ। कल भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के संघ के सभी हमारे जो परिवार संगठन के कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों की संख्या में कल वहाँ गए हैं और बड़े मुद्दा उठा करके हम सब लोग एकजुटता से लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। एक अंतिम सवाल आज का वार्ता का मैं आपसे पूछूंगा। बड़ा रोचक आपके लिए सवाल होगा, क्योंकि आपने नायक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की। उसमें अमरीश पुरी CM होते हैं और अनिल कपूर को एक इंटरव्यू के दौरान जो पत्रकार होते हैं, एक चैलेंज होता है और वो चैलेंज स्वीकार किया जाता है और अनिल कपूर को 24 घंटे का समय दिया जाता है और वो प्रदेश के CM बनकर कैसा महसूस कर सकते हैं, कैसा कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपको अशोक जी ये मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे प्रदेश के लिए? बहुत ही 1 मिनट में आप सारा कुछ बताएं, क्या कर सकते हैं? उन्होंने 1 दिन लिया था। देखिए, फिल्मों की बातें तो केवल फिल्मों में ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो कोई फिल्मों का और समय में दिखाना पड़ता है। फिर फिल्मों का और रियल लाइफ का बहुत अलग होता है कि मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। फिर भी अगर पार्टी ने मुझे कभी ये मौका अवसर दिया तो मैं निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर जो एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि गाँव में आज बहुत सारी सड़कें टूटी हुई है। दूसरा, जो एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी से जूझ रहा है उनको रोजगार देने का और शिक्षा, चिकित्सा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। तो दोस्तों, ये है अशोक सैनी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ सवालों के जवाब दिए। और दोस्तों, अगली कड़ी में किसी विशेष अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।